Hello Bacha Party, I'm your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of the physical world. In previous chapter we have to talk about the what is science, what is the scientific method and about the physics. But today we are going to talk about the trust areas in physics. फिजिक्स में मेनली ट्रस्ट एरियाज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझते हैं बेटा. ओके, ट्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स. Trust areas in physics. Trust areas in physics. Okay, there are the mainly two trust areas in physics. First is the unification and another is the reductionism. First is the unification. First is the unification. And next one is reductionism. And next one is reductionism. What is the meaning of unification? Unification का meaning है बेटा integration. Integration या इसी को बोलते हैं addition और या तो इसी को बोलते हैं merge करना. सभी का meaning same है. That means unification. And what is the meaning of reductionism? Its means is बेटा कट करना या इसी को बोलते हैं ट्रिम करना या इसी को बोलते हैं चॉपिंग. क्या बोलते हैं? चॉपिंग. दैट मीन्स है सेपरेशन यानी अलग अलग करना. ओके, तो वन बाय वन करके समझते हैं. व्हाट इज द यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन मीन्स इज दैट if there are a lots of phenomena तो उन सभी phenomena को एक particular phenomena के form में study करना is known as what? Unification. Okay, then its definition can be written as to explain diverse physical phenomena, to explain diverse physical phenomena to explain diverse physical phenomena in terms of few concept and laws. In terms of few concept and laws is called unification. Is called unification. Is called unification. Okay, that means बेटा अगर आप सपोज करिए, सपोज दैट दिस इज द पार्टिकल. अगर हम इस पार्टिकल को अगर हम रिलीज करें तो इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ. ओके, इन द सेम वे अगर आपका कोई एक प्लेनेट है दूसरे प्लेनेट के साथ ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है, व्हाई? ड्यू टू द ग्रेविटेशन. तो अगर हम उस प्लेनेट के लिए ग्रेविटेशन को अलग स्टडी कर रहे हैं और अर्थ में जो कोई भी पार्टिकल फॉल करता है टुवर्ड्स द अर्थ, उसके लिए ग्रेविटेशन हम अलग पढ़ रहे हैं. तो इन दोनों ग्रेविटेशन को अगर हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फिनोमेना प्रिपेयर करें जिसको हम न्यू नेम दे दें ग्रेविटेशन फॉर बोथ द डोमेन्स, चाहे वो प्लैनेट्स के लिए हो चाहे वो अर्थ के लिए हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? यूनिफिकेशन. यानी हमने उन फिनोमेनास को यूनिफाइड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया और एक पर्टिकुलर नेम क्या दे दिया? ग्रेविटेशन. अब उस ग्रेविटेशन के फंडा को आप कहीं पर भी अप्लाई करिए, चाहे आप किसी भी प्लेनेट में, जुपिटर, मार्स, कहीं पर भी चले जाइए, अर्थ में सबके लिए वही फिनोमेना है. ओके, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूनिफिकेशन. तो इससे आसानी होती है फिजिक्स को स्टडी करने में. ओके, अगर हम एनसीईआरटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझें, एनसीईआरटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एफर्ट टू सी the physical world, the effort to see the physical world in terms as manifestation of some universal laws, in different domains and condition
in different domains and condition is called unification. Is called unification. ओके तो इसका भी मीनिंग वही है, कह रहा है कि the effort to see the physical world as manifestation of some universal laws, जो यूनिवर्सल लॉज है like a concept of gravitation, तो इन सभी को डिफरेंट डोमेन्स हैं, उन कंडीशंस को क्या करना बेटा, एक पर्टिकुलर फिनोमेना में स्टडी करना इज नोन एज व्हाट, यूनिफिकेशन. ओके तो यहाँ पे बेटा यूनिफिकेशन तो हमें बात समझ में आ गया. अभी तक कितने फिनोमेनास को यूनिफाइड किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है और उसको पर्टिकुलर फिनोमेना में स्टडी किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द प्रोग्रेस इन यूनिफिकेशन. ओके तो पहले इसका एग्जांपल समझ लो. व्हाट इज द एग्जांपल? इसका एग्जांपल द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई, द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई fundamental forces, the attempts to unify the forces in nature या fundamental forces in nature. okay nature, इतनी बात के लिए आगे की बात करते हैं. that is the progress in unification. progress in unification क्या है? okay progress in unification, progress in यूनिफिकेशन. ठीक है इतनी बात के लिए इधर डालेंगे बेटा नेम ऑफ फिजिसिस्ट एंड इधर डालेंगे अचीवमेंट्स इन यूनिफिकेशन. अचीवमेंट्स इन व्हाट, यूनिफिकेशन. ओके फिजिसिस्ट जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है इन यूनिफिकेशन, वो कंट्रीब्यूशन दिया सर इसाक न्यूटन ने. सर इसाक न्यूटन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स and showed that the same law of motion and gravitation is valid for both the domains. Okay next contribution है Hans Christian Oersted and Michael Faraday. ओके इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या यूनिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन किया, तो इन्होंने बेटा showed that the electrical and magnetic phenomena are inseparable aspects of unified domain. That is called what? Electromagnetism. ओके बेटा तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया यूनिफिकेशन में. फर्स्ट इन्होंने सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को क्या किया, इन्होंने कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया और इन्होंने कहा कि जो सेम लॉ ऑफ मोशन है वो अर्थ के लिए भी हो या किसी भी अनदर बॉडी के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए हो, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोथ द डोमेन्स के लिए सेम है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाहे अर्थ में आप अप्लाई करें या किसी अनदर प्लैनेट में करें, तो यहां से आसानी हो गई हमें स्टडी करने में। नेक्स्ट यूनिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एंड माइकल फैराडे का। इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना को कहा कि इनसेपरेबल है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ये कंबाइंड फिनोमेना है, जिसका इन्होंने क्या नेम दिया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है बेटा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन बेटा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो इन्होंने बेटा शोड दैट यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी comma magnetism and optics. This is the branch of physics. Optics is the wonderful branch, magnetism, electricity, इन सभी को इन्होंने कहा, जब इन्होंने स्टडी किया इन सभी को इसने यूनिफाइड कर दिया, इसने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और इन्होंने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट इज an electromagnetic wave. Light is an what? Electromagnetic wave. Okay. Next contribution बेटा, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है आपका शेल्डन ग्लासा। अब्दुल सलाम एंड स्टीवन वेनबर्ग। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया यूनिफिकेशन में, तो इन्होंने बेटा शोड दैट द वीक न्यूक्लियर फोर्स and electromagnetic force could be viewed as a single force, that is called electroweak force. That is called what? Electroweak force. Okay. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इसी में बेटा, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कार्लो रूबिया एंड सिमोन वंडरमीर का। कार्लो रूबिया एंड सिमोन वंडरमीर का, ठीक है। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, इन्होंने वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली the prediction of electroweak force। इन्होंने इसको क्या किया था, वेरीफाइड किया एक्सपेरिमेंटली, किसके प्रेडिक्शन को, इलेक्ट्रोवीक फोर्स के प्रेडिक्शन को। तो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन। ओके। अब अगला टॉपिक है बेटा रिडक्शनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन हमें समझ में आया, व्हाट इज द यूनिफिकेशन, दैट मींस द यूनिफाइड करना, कई सारे फिनोमेना उसको एक पर्टिकुलर फिनोमेना के फॉर्म में स्टडी करना। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द रिडक्शनिज्म। ओके। रिडक्शनिज्म क्या है, इसको समझते हैं। A related effort is to derive the properties of bigger, more complex
system from properties, system from properties and interaction of its constituent simpler part, is called reductionism. Is called what? Reductionism. ये बात क्लियर है. That means a related effort is to derive the properties of bigger, more complex system from properties and interaction of its constituent simpler part. That means अगर कोई भी एक बहुत complicated phenomena है, like a temperature, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके पार्ट वाइज करके उसकी स्टडी करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? रिडक्शनिज्म, यानी रिड्यूस करके. जैसे टेम्परेचर एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है तो इसको दो जगह स्टडी किया जाता है, एक या तो काइनेटिक थ्योरी में और एक या तो किसमें? थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो इसका एग्जांपल है बेटा द टेम्परेचर is studied under thermodynamics or kinetic theory. ओके, इतनी बात क्लियर है. नेक्स्ट बात समझते हैं बेटा जरा. रिडक्शनिज्म हमें समझ में आया. नेक्स्ट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है? ओके, स्कोप एंड एक्साइटमेंट यानी कि जब आप किसी भी फिनोमेना की स्टडी करेंगे तो आप उससे क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे. ठीक है, तो ये फिजिक्स में एक टर्म्स है बेटा. बट व्हाट इज द स्कोप? तो पहले स्कोप को समझते हैं. व्हाट इज द स्कोप? वी कैन गेट सम आइडिया अबाउट द scope of physics by looking its various subdisciplines. Okay, there are the mainly three interest of scope. कौन कौन से बेटा है? दैट इज द मैक्रोस्कोपिक, नेक्स्ट इज द मीजोस्कोपिक एंड नेक्स्ट वन इज द माइक्रोस्कोपिक. ओके, तो वन बाय वन करके समझते हैं. व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक, व्हाट इज द मीजोस्कोपिक एंड व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक. ओके, मैक्रोस्कोपिक क्या है बेटा? मैक्रोस्कोपिक domains includes the phenomena of laboratory, terrestrial and astronomical scale. Like आप प्लेनेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हैवी पार्ट के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है बेटा? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स includes the phenomena of laboratory, terrestrial and astronomical scale. Okay,
इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, अब यहां से ये बात आती है कि ये सभी फिनोमेना जो लेबोरेटरी के अंदर हो रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल फिनोमेना है, जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, ये सभी मैक्रोस्कोपिक ऑफ फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स में इंक्लूडेड है। बट साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर हम पर्टिकुलरली करेक्टली बोले कि कितने साइज के पार्टिकल की स्टडी को आप मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स में इंक्लूड करेंगे, तो इसका साइज बेटा ऑलवेज 10 टू द पावर -6 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसी को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर। तो यहां पर लिखेंगे द साइज ऑफ द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power -6 meter. Okay. In macroscopic phenomena, we studied mechanics. क्या स्टडी करते हैं बेटा? मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, डायनामिक्स स्टडी करते हैं, या मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? ऑप्टिक्स. एंड नेक्स्ट वन इज द थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स. ओके, इनको हम स्टडी करते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट की या इन सभी यूनिट्स ऑफ फिजिक्स की स्टडी को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स. यानी कि ये आपकी कौन सी फिजिक्स है बेटा? क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स है. ओके, तो दैट कॉन्सेप्ट इज स्टडीड अंडर द क्लासिकल फिजिक्स. एंड नेक्स्ट वन इज द माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स. माइक्रोस्कोपिक. If the size of the particle is less than the 10 to the power -6 meter, then the study of that particle is known as what? Microscopic physics. ये बात समझ में आ रहा है? If the size of the particle, if the size of the particle is less than the 10 to the power -6 meter, then the study of that particle, then the study of that particle is called microscopic. Is called microscopic physics. Is called microscopic physics. And that physics is known as what? Quantum physics. इसी को कौन से फिजिक्स बोलते हैं बेटा? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं. क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. कोई भी मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हैं? एटम से. तो इन सभी का जो ऑर्गेनाइजेशन एंड जो स्ट्रक्चर है किसी भी मैटर का, तो उसी की स्टडी को इस दुनिया में किस नेम से बोलते हैं बेटा? किस नेम से जानते हैं या किस फिजिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं? दैट इज द क्वांटम फिजिक्स. तो द स्टडी ऑफ organization, the study of organization and structure of matter. इतनी बात क्लियर है. तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोस्कोपिक. नेक्स्ट वन इज व्हाट? मीजोस्कोपिक फिजिक्स होती है. ठीक है, मीजोस्कोपिक फिजिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं? मीजोस्कोपिक फिजिक्स. Mesoscopic phenomena या mesoscopic physics. In this branch of physics, we study the few tens and 100 molecules. हम कुछ 100 या कुछ tens molecule या atom की स्टडी करते हैं. In which the study of few tens or 100 atoms or molecule. Atoms or molecule is called. बस इतना बहुत है. ठीक है, इज नोन एज द मेसोस्कोपिक फिजिक्स. नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा कुछ रेंज
से रिलेटेड कुछ इस दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी रेंज क्या है, लाइक लेंथ की सबसे मिनिमम वैल्यू इस दुनिया में कितनी मेजर की जा सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेजर की जा सकती है, मिनिमम टू मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, रेंज। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेटा, रेंज ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटी, रेंज ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटी, range of some fundamental quantity. First quantity is what, length, next is mass, and next one is what, time. Length की range है 10 to the power minus 14 meter to 10 to the power 26 meter. Mass की range 10 to the power minus 30 kilogram to 10 to the power 55 kilogram. And time की range है 10 to the power minus 22 second to 10 to the power 17 second. Okay. But now the question arises कि जो minimum value measure की जा सकती है किसकी value है, तो जो 10 to the power minus 14 meter है, that is the size of nucleus, size of nucleus of atom. एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस का जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उसका साइज 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर है। अभी तक जो मिनिमम वैल्यू मेजर की गई है दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। व्हाट इज द 10 टू द पावर 26 मीटर, दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये किसका साइज है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर है, यानी कि जितना आप इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका डायमीटर, उसका साइज इस 10 टू द पावर 26 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 13, 10 टू द पावर माइनस 30 किलोग्राम, ये किसका बेटा मास है, तो दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसका मास है, प्रोटॉन का मास। एंड 10 टू द पावर 55 किलोग्राम क्या है, तो दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास, मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 10 टू द पावर माइनस 22 सेकंड टू 10 टू द पावर 17 सेकंड, तो दिस इज द टाइम span of most unstable particle, and this is what, this is the age of universe, this is the age of universe। ये कैलकुलेट किया गया है बाय एक्सपेरिमेंटली कि जो इस यूनिवर्स की एज है वो 10 टू दी पावर कितनी है, 17 सेकंड तक हो सकती है। ओके, तो आज हमने इन सभी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन किया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, देन गो एंड कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब एंड सर्च एंड टाइप योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। ओके बेटा।